हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक और इंटरमीडिएट स्तर के 746 पदों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, 746 पदों के लिए ये एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों, समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए हम लेके आए हैं आपके लिए टारगेट 746 की एक नई सीरीज। तो दोस्तों, टारगेट 746 के अंतर्गत आपको रोज़ शाम 8 बजे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि पूर्णतः 746 जो पद हैं उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित रहेंगे। तो दोस्तों, आज से ही 746 की ये सीरीज चल चुकी है। तो दोस्तों, सीरीज से जुड़ जाएं, क्योंकि 31 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों, आइए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, टारगेट 746 का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, और इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, जो कि पूर्णतः यूके SSC के सिलेबस पर आधारित है। 746 पदों का जो सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महाकवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो एक फेमस पुस्तक है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। पूछा जा रहा है कि इस जो पुस्तक है इसका हिंदी अनुवाद किसने करा है। तो इसका हिंदी अनुवाद करा है राजा शिव प्रसाद ने। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असमिया जो भाषा है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं: द्रविड़ भाषा परिवार, भरोप्य भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में 4 तरह के भाषा परिवार प्रचलित हैं। ठीक, एक तो इसमें आता है द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक, दूसरा इसमें आता है भरोप्य भाषा परिवार, तीसरा आता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और चौथा जो आता है वो आता है आपका आर्य या एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक, तो 4 भाषा परिवार आते हैं, और इन चारों भाषा परिवारों के अंतर्गत अलग अलग भाषाओं को रखा गया है। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि जो असमिया भाषा है उसको किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। तो असमिया की अगर हम बात करें तो इसको रखा गया है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत, यानी कि इसका ऑप्शन जो सी है वो एकदम राइट हो जाएगा। द्रविड़ भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, ये सब आती हैं आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। बाकी बात करें भरोप्य भाषा परिवार की, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो भारत का जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भरोप्य भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत ही भारत की अनेक भाषाएं आ जाती हैं, जैसे हिंदी इसके अंतर्गत आती है, संस्कृत हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, ब्रज, कन्नौजी, अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं वो भरोप्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। चीनी तिब्बती के अंदर मैंने आपको बता दिया, इसके अंतर्गत असमिया आएगी, लद्दाखी आएगी, बोडो आएगी, इस तरह की भाषा आएंगी चीनी तिब्बती के अंतर्गत। आर्य एशियाटिक भाषा परिवार की बात करें तो इसके अंतर्गत आएगी गारो, खासी, संथाली जैसी भाषाएं। ठीक, तो असमिया भाषा पूछा है तो असमिया भाषा आएगी आपकी चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने कब से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने का फैसला लिया है। ठीक, तो यूनेस्को के द्वारा मातृभाषा दिवस जो बनाने का निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 1999। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। और मातृभाषा के बारे में अगर आपको बता दूं तो भारत की जो मातृभाषा है, भारत की जो राजभाषा है वो है आपकी हिंदी। ठीक, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है जो कि हिंदी है। बात करें मातृभाषा दिवस की, तो मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को।
मातृभाषा दिवस। बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया है 14 सितंबर को, ठीक। तो ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, पूछेगा कि भाई बताओ पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 30 मई को, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है वो है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में प्रथम भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, या आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकता है 15वीं भाषा के रूप में, क्योंकि 14 भाषाएं तो पहले से थी संविधान में वर्णित, जो 8वीं अनुसूची है हमारी, ठीक, उसमें। उसके बाद 8 और नई भाषाओं को जोड़ा गया, यानी कि टोटल अब जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वो हैं अब टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, ठीक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में प्रथम भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, यानी कि सिंधी जो भाषा है उसको कब जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, या 21वां संविधान संशोधन 1967 में, या 92वां संविधान संशोधन 1990 में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो प्रथम भाषा के रूप में या 15वीं भाषा भी आप कह सकते हैं, तो 15वीं भाषा या प्रथम भाषा के रूप में जो जोड़ा गया था वो सिंधी को जोड़ा गया था। और ये जो जोड़ा गया था दोस्तों, ये जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है उसको जोड़ा गया था, ठीक। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था संविधान में, और ये 3 भाषाएं आपकी थी, कोंकणी हो गई और मणिपुरी हो गई और नेपाली। ये भी पूछा जा सकता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया था वो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत जोड़ा गया था। उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और ये 4 भाषाएं थी आपकी, मैथिली थी आपकी, संथाली हो गई, और आपकी हो गई बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी सबसे बाद में, यानी कि 92वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक। तो ये 3 संशोधन आपको ध्यान रखने हैं भाषा से संबंधित, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन, वो होगा 21वां संविधान संशोधन 1967। तो इसका जो है बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं, अगला चलते हैं। और अगला यहाँ पे पूछा गया है कि 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बतानी है किसमें है। यहाँ पे दे रखा है गाय, कंजूसी, गेहूं और संगठन, ठीक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो इसमें बहने का गुण होगा, ठीक। और कंजूसी जो है वो है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक। इसमें कंजूस होने का भाव पैदा होता है। संगठन की अगर बात करें तो संगठन यहाँ पे हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये समूह होता है, ठीक। उसके बाद गाय की बात करें तो गाय जो है वो हो जाएगा आपका, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे गेहूं बचता है, तो गेहूं हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा गेहूं। तो 5वें का ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 6ठा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद, देखिए भेद आपके कोई ना कोई आपसे पूछ ही लेगा, विशेषण के पूछ लेगा, क्रिया के पूछ लेगा, ठीक, किसी के भी भेद पूछ सकता है। तो आपको पता होने चाहिए कि किसके कितने भेद होते हैं यहाँ पे। तो विशेषण के यहाँ पे भेद पूछे हैं, तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 4 भेद, ठीक। तो 4 भेद कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला इसमें हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण,
और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। तो 4 तरह के ये विशेषण होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो छठे का ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो है आपका 7वां क्वेश्चन, कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक, यह वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन को आप जब भी पढ़ेंगे एक बार ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर दें। यहाँ इसमें पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं या वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो अर्थ के आधार पर इसने पूछा है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता कि भाई बताओ कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, जो मोस्टली हम पढ़ते हैं, सुना होगा आपने, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, 3 भेद। ठीक है, और कभी कभी आपको दे देता है, लाइन दे देता है, एक पंक्ति बना के दे देता है, पूछता है कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को पहचानना होता है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भेद भी आपसे पूछ सकता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो देखता हूँ मुझे कितने याद हैं अभी, 1-2 बच जाएँ तो आप देख लीजिएगा। तो पहला जो भेद होता है वो होता है आपका जैसे सरल वाक्य, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक। निषेधवाचक भी एक होता है वाक्य का भेद, निषेधवाचक। उसके बाद संदेहवाचक भी हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाता है, उसके बाद इच्छावाचक हो जाता है। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, एक और बच रहा है। तो इच्छावाचक हो गया, सरलवाचक, प्रश्नवाचक, निषेध, संदेह और आपका इच्छा भी हो गया, और एक बचता है आपका विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक, तो ये वाक्य के होते हैं 8 भेद। और 8 भेद आपसे ये भी आपको याद रखने हैं, 8 भेद कौन कौन से होते हैं। कभी कभी एक ऑप्शन में दे देगा भेद और पूछेगा कि इसमें वाक्य का कौन सा भेद नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है पयोद, ये लिखा हुआ है पयोद। पयोद में पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, तो अगर आपने नियम पढ़े हैं संधियों के, तो जब भी ओ की मात्रा होती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, एक नियम कहता है। और आपको शब्द भी पहचानने होंगे, शब्द भी काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। तो पयोद यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि वृत्यय में प्रत्यय होगा। तो आपको प्रत्यय बताना है इस शब्द में, जो शब्द है आपका वृत्यय, इस तरह से लिखा हुआ है वृत्यय, तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ठीक, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक, तो उपसर्ग जो होते हैं आपके वो मूल शब्द के आगे लगते हैं, जो भी शब्द होता है उसके आगे लगते हैं, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसके अर्थ में बदलाव करता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, तो ये शब्द है मूल शब्द। तो मैंने कहा प्रत्यय कहाँ लगता है, मूल शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें से आपको प्रत्यय बताना है कौन सा होगा, व्यय होगा, तय होगा, तव्य होगा या तर्य होगा। ठीक, तो प्रत्यय की बात हम बात करें तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी कि तव्य इसका प्रत्यय हो जाएगा इस वाले शब्द का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, पूछा जा रहा है कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा, फ्रांसी, चीनी या रूसी। जो कर्फ्यू शब्द है वो है आपका फ्रांसीसी शब्द है, यानी कि फ्रांस भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो शब्द एक बार जरूर देख लें आप, तुर्की के कौन कौन से हैं, चीनी के कौन कौन से हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक, तो हिंदी के यहाँ पे 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगले बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन आगे हैं। और 11वां जो क्वेश्चन है वो है आपका कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है। ठीक, तो भारत की कुल जलीय सीमा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर या 106 किलोमीटर। ठीक, तो भारत की कुल जलीय सीमा यानी कि पानी वाली सीमा की बात कर रहा है, स्थलीय सीमा की बात नहीं कर रहा है। तो जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
जलीय सीमा है आपकी 6100 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। अगर पूछे भारत की कुल स्थलीय सीमा पूछे तो स्थलीय सीमा ये फर्स्ट में लिखी हुई है 15200 किलोमीटर। ये जलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा है। और जो 4096 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर। और ये सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक, और सबसे कम स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर की है, जो हम बनाते हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं। ठीक, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, बात करें इस वाले क्वेश्चन का आंसर, भारत की कुल जलीय सीमा, तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक और डॉक्टर इकबाल। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह के, ये इन्हीं का नारा था। बात करें इंकलाब शब्द की, जो इंकलाब शब्द है ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इंकलाब शब्द का प्रयोग करा था इकबाल ने। ठीक, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो दिया था भगत सिंह ने, और इन्होंने ही इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। तो 12 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व श्रमिक दिवस, ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1 मई को बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जितने भी दिवस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आप ज़रूर देख लें। ठीक, एक न एक दिवस आपसे पूछा जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, नारायण योजना का संबंध किससे है? तो नारायण योजना की बात करें तो नारायण योजना का जो संबंध होगा ये यहाँ पे वो होगा कृषि से, यानी कि कृषक से। 15वां क्वेश्चन है, मौलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? ठीक है, मौलाराम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो मौलाराम के जो चित्रकारी गुरु होंगे वो होंगे आपके राम सिंह। इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां, रानीखेत की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो अभी जो आपका सचिवालय सुरक्षा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पिथौरागढ़ ज़िले की स्थापना के बारे में पूछा था। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट, तो आप ज़रूर उनको देख लें कि उनकी स्थापना कब हुई। खाली ईयर मत देखिएगा, पूरा डेट भी देखें। डेट और ईयर दोनों याद करेंगे आप, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक, कभी कुछ भी पूछ सकता है, तो डेट पूछ सकता है तो ईयर पूछ सकता है। तो रानीखेत की स्थापना की बात करें तो रानीखेत की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1869 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष ही मेरे सगे साथी, उक्त जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? ठीक, तो इससे जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कहीं से ये उठा के ऐसे चिपका के नहीं लाया हूँ, बिल्कुल ही रिसर्च करके इतना पढ़ के यूपीएससी का जो सिलेबस है किस तरह के क्वेश्चन वो दे रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। वो भी हैंड राइटिंग यानी कि विद इन हैंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी डिजिटल यानी कंप्यूटर से ऐसे छाप छूप के नहीं लाए हैं, बिल्कुल ही हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर आप 31 अक्टूबर तक इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, इस सीरीज़ को देखते हैं रोज़, जो है आपका टारगेट 746 की सीरीज़, तो ज़रूर आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और कई क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो 17वां क्वेश्चन है, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष ही मेरे सगे साथी, उक्त पंक्तियाँ जो हैं वह हैं आपकी विश्वेश्वर दत्त सकलानी की। ठीक, जिनको हम वृक्ष मानव के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए वृक्ष मानव के नाम से किसको जानते हैं तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक, और यहाँ पे गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो है आपका चिपको आंदोलन से। विजय जड़धारी की बात करें तो विजय जड़धारी संबंधित है बीज बचाओ आंदोलन से, बीज बचाओ आंदोलन। ठीक, तो बीज बचाओ आंदोलन जो है वो विजय जड़धारी का है। और यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ कही गई हैं, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष ही मेरे सगे साथी, ये पंक्तियाँ हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वृक्ष मानव जिनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहाली व खलिया ये बुग्याल जो हैं वो किस जनपद में है? ठीक, तो बुग्याल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बुग्याल को ऐसे ऐसे नाम पूछा जो आपने कभी सुने ना हो, तो रहाली और खलिया बुग्याल आपने ज़रूर सुने होंगे, जो कि हैं आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 जो है, कमलेश्वर मंदिर स्थित है, तो मंदिर भी आपको देख लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं। ठीक, वो ज़रूर पढ़ लें।
जो आपने सुने ना हो ऐसे ही मंदिर आपसे पूछे जाएंगे तो उनको ज़रूर पढ़ लें। तो कमलेश्वर मंदिर जो हो वो आपका होगा श्रीनगर में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन जो है, 20वां क्वेश्चन कहता है कि सड़क आंदोलन कब हुआ था। तो सड़क आंदोलन की बात करें तो सड़क आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1940 में, यानी कि 1940 में जो हुआ था वो सड़क आंदोलन हुआ था। ठीक, तो सड़क आंदोलन की काफ़ी लंबी स्टोरी है। इसी में गरम दल नरम दल दो भागों में बढ़ जाते हैं, और जो गरम दल होता है वो गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना करता है 1938 में। ठीक, और यही शुरुआत करता है यहाँ पे गाड़ी सड़क आंदोलन की। ठीक, और ये चलता रहता है 1940। तो 1940 में इसको सफलता मिलती है। तो सड़क आंदोलन कब हुआ था, तो 1940 आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे सही होगा 1940, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे है, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल स्थापित किसने किया था। तो किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल जो स्थापित करा था वो करा था आपका कीर्ति शाह ने। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही हो जाएगा। बैंक ऑफ गढ़वाल स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, यहाँ पर कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो है आपका 22वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ था। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1931 में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वनों के बारे में आप जरूर पढ़ लें, अभी जो वन रिपोर्ट आई थी थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लें, वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, जैसे कि अभी बना हुआ था सुरक्षा सचिवालय में एक क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में किस ऋतु को बसक्याल कहा जाता है। बसक्याल, ये लिखा हुआ है बसक्याल। तो स्थानीय भाषा में किस ऋतु को बसक्याल कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में जो है वो वर्षा ऋतु जो होती है उसको कहा जाता है बसक्याल। ठीक, पूछा गया है रूड़ी किसको कहा जाता है। स्थानीय भाषा में रूड़ी कहा जाता है आपका ये ग्रीष्म ऋतु को। ठीक, आगे क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है। ठीक, तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है उसका पीएच मान पूछा है, अधिकांशतः कितना होता है मुख्यतः, तो ये होता है 5.5 से लेकर 6.5 के बीच, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत से बाहर रहकर कितने वर्षों के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक, तो अगर आप लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहे हैं, भारत में आपने एंटर नहीं करा है, कोई भी लेना देना नहीं है आपको भारत से, लेकिन आप भारत के हैं लेकिन आप विदेश में जाके रह रहे हैं लगातार 7 सालों से, तो आपकी जो नागरिकता होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो 7 साल के बाद आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो आर्टिकल 9 है हमारा, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक, अगर आप 7 साल तक लगातार विदेश में रहते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 26, कह रहा है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है। तो गुरुमुखी लिपि के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके गुरु अंगद, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। अभी सचिवालय सुरक्षा में भी शिवाजी से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवाजी की माँ का नाम है जीजाबाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका मनीला में। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एक दो। तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क होता है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रहेगा कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है यहाँ पर हार्डवेयर, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 30वां क्वेश्चन जो है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के किस राज्य में है। ठीक, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम से जो है वो कहाँ है आपके गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी टारगेट 746 का पहला सेट। इसमें 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हमने बात करी, और आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, तो दोस्तों
आज से ही सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, टारगेट 746 की, और रोज़ शाम 8 बजे आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही दोस्तों शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि बाकी जो लोग हैं वो भी इससे जुड़ पाएँ, इसका लाभ उठा सकें। ठीक, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम आ रही है मेहनत, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको तभी चल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।